एक घटना जो दिल्ली शहर में 1657 ईस्वी में घटी। वह युवती अपूर्व सौंदर्य की स्वामिनी थी। उसका अपना निवास स्थान था। दास दासियां थी। काफी संपत्ति भी थी। माता पिता काफी अरसा पहले गुजर गए थे। भाई बहन नहीं थे। उसने अभी तक विवाह नहीं किया था। उसके चाहने वालों की कमी नहीं थी, किंतु वह किसी को भी प्रश्रय नहीं देती थी। इधर कुछ दिनों से जब भी वह बाहर निकलती, एक युवक उसके आगे पीछे चक्कर मारता। उसके चेहरे पर कामना की भाव पड़ने में उसे कोई असुविधा नहीं हुई। अपने चाहने वालों में एक की बढ़ोतरी होने से कोई परेशानी नहीं हुई थी। एक दिन वह किसी रिश्तेदार के यहाँ गई हुई थी। लौटते वक्त वह युवक उसकी पालकी के साथ साथ चलने लगा। मौका पाकर उसने प्रणय निवेदन में कर दिया। युवती ने युवक की तरफ देखा भी नहीं। युवक उसकी इस अपेक्षा से मर्माहत हुआ था। युवक का प्यार एक तरफा था। प्रणय निवेदन में असफल हो उसने युवती को उपहार भेजने शुरू किए, किंतु वे उसके पास वैसे ही लौट आते। युवती ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। इससे युवक ने बेइज्जती महसूस की तथा युवती के गर्व को कुचलने के लिए योजना बना एक पयत्र रच डाला। युवती की एक वृद्धा बांदी थी। वह उसे गुसल कराती, उसके केस संवारती। युवक ने इस वृद्धा बांदी को घर जाना शुरू किया तथा थोड़े समय में उसे अपने बस में कर लिया। बांदी को रिश्ते देकर उसने युवती के बारे में गोपनीय खबरें एकत्र कर ली। युवक ने योजनानुसार पयत्र को मूर्त रूप देने के लिए दिल्ली के काजी की अदालत में मामला दायर कर दिया। युवक की नालिश के अनुसार युवती उसके साथ बहुत सी रातें गुजारने के बाद अब शादी करने से मुकर रही है। युवती ने व्यभिचार किया है, इसलिए काजी इसका उचित फैसला करे। युवक की नालिश के अनुसार काजी ने युवती को अपनी अदालत में तबल दिया। काजी के पूछने पर युवती ने आश्चर्य व्यक्त पर युवक को झूठा ठहराया। उसने बताया कि उल्टे युवक ही कुछ दिनों से उसके पीछे चक्कर लगाता हुआ उसे परेशान कर रहा है। उसने उपहार भेजे जिन्हें उसने लौटा दिया। युवक के साथ विवाह करने का कोई प्रश्न ही न उठता। काजी ने इस बार युवक की तरफ देखा। युवक ने युवती की तरफ अग्निय नेत्रों से देखकर कहा, हुजूर, यह झूठ कह रही है। तुम सत्य कह रहे हो। इसका प्रमाण क्या है? हुजूर, प्रमाण है तो पेश करो। हुजूर, पहले ये बताएं कि इन्होंने कभी मुझसे एकांत में भेंट की है या नहीं। युवती ने घृणा से युवक की तरफ देखकर कहा, प्रश्न ही नहीं उठता है। हुजूर, मैं इनके ढेके शरीर के कुछ गोपन चिन्ह इन्हें बता सकता हूँ। जब ये कभी मुझसे एकांत में मिली नहीं तो मैं इसकी जानकारी कहाँ से पाऊंगा? काजी सोच में पड़ गया। उसने युवक को अपने पास बुलाया। युवक ने युवती के कुछ गोपन चिन्हों के बारे में काजी को बताया। युवती काजी और युवक की वार्तालाप को सुन नहीं पा रही थी, किंतु वह अंदाजा ठीक ही लगा रही थी। फिर भी वह निश्चित थी, युवक से उसने एकांत में कभी मुलाकात ही नहीं की, तो वह उसके शरीर के गोपन चिन्हों की खबर कैसे पा जाएगा। युवक ने काजी को पासोपेश में डाल दिया। अंत में काजी ने निर्णय लिया कि युवक के दावे के सच झूठ की परीक्षा कर ली जाए। उसने एक खोजा और एक बंदी को युवती के शरीर पर उस निशानों को देखकर परीक्षा करने के लिए भेज दिया। कुछ देर बाद बंदी काजी की अदालत में जाहिर हुई तथा सिर झुकाकर युवक के समर्थन में सिर हिला दिया। सत्य ही युवती के शरीर पर वे चिन्ह पाए गए थे। काजी की दृष्टि में अब युवक सच्चा था।
तथा युवती अभिचारिणी। उसने युवती को फैसला सुना, आदेश दिया, तुम्हें इस युवक से विवाह करना होगा। युवती काजी के फैसले से आई विपत्ति को अच्छी तरह अनुभव कर रही थी। युवक ने किसी तरह उसके शरीर को गोपनीय चिन्हों को जान उसे माता दी थी। उसने भी नहाले का उत्तर दाहले से देने का निश्चय कर तुरंत प्राकृतिस्थ हो काजी से अनुनय भरे स्वर में कहा, हुजूर का हुक्म। सिर आंखों पर किंतु विवाह की तैयारियों के लिए मुझे कुछ महीनों की मोहलत देनी होगी। मेरे रिश्तेदार दूर रहते हैं, उन्हें खबर देनी होगी। विवाह की तैयारी में वैसे भी देर होती ही है। युवक अपने पंचयंत्र में सफल हो जाने पर फूला नहीं समा रहा था। युवती उससे विवाह करने को रजामंद हो गई थी। वह भी काजी के सामने, इसलिए कुछ महीने इंतजार कर लेने में हर्ज ही क्या था। वह इंतजार करने को खुशी खुशी राजी हो गया। युवक युवती के राजी हो जाने पर काजी क्यों अपनी टांग अड़ता। उसने भी युवती को साहस कुछ महीनों की मोहलत दे दी। युवती काजी की अदालत से अपने घर वापस आकर अपनी दासियों से जाहिर करने लगी। तब वृद्धा दासी ने घबराकर सत्य को कबूल कर दिया। उसने ही सोने की कुछ मोहरों के लालच में युवक को उन गोपनीय चिन्हों की जानकारी दी थी। जब युवती ने वृद्धा दासी को धमकाया तो वह युवती के कहे अनुसार काजी की अदालत में उचित समय आने पर सही बातें बताने को राजी हो गई। धीरे धीरे 8 महीने गुजर गए। एक दिन युवती 2 शक्तिशाली दासों तथा एक पालकी व उसके वाहकों को लेकर युवक के घर पहुंची। युवक अपने घर में अकेला रहता था तथा कुछ महीनों से बीमार था। उसका शरीर अब एक जीर्ण काया में बदल गया था। युवती ने युवक के घर में प्रवेश कर अपने दोनों दासों को संकेत किया। दासों ने उन युवक को जबरदस्ती उठाकर पालकी में लिटा दिया। शीघ्र ही पालकी शहर काजी की अदालत की ओर चल पड़ी। युवती ने उस युवक को अपने दोनों दासों की सहायता से काजी की समक्ष उपस्थित कर कहा, हुजूर, कल मैं और यह युवक जब एकांत में मिले तो वे यह मेरे बहुमूल्य स्वर्णहार को चोरी कर भाग गया। हुजूर, इंसाफ कर मेरे हार को वापस दिलवाए। युवक ने कहते हुए कहा, हुजूर, मैं तो महीनों से बीमार हूँ। मुझसे तो ठीक से चला भी नहीं जाता। यह औरत मुझे जबरदस्ती इन दोनों व्यक्तियों के सहारे पकड़कर लाई है। हुजूर, यह व्यक्ति मक्कार तथा झूठ गढ़ने में माहिर है। हुजूर, यह औरत ही झूठी है। इसे तो मैंने कभी देखा भी नहीं है। क्यों, कल क्या तुम मेरे घर में नहीं थे? हुजूर, इस औरत को आज से पहले मैंने कभी देखा नहीं है। काजी को लगा कि युवक सही कह रहा है। उसने औरत से पूछा, तुम्हारा कोई गवाह है? औरत ने समर्थन में सिर हिलाया तो युवक ने चीखते हुए कहा, हुजूर, यह झूठ कह रही है। इसका कोई भी गवाह नहीं है। हुजूर, मेरा गवाह यह युवक ही है। काजी ने विस्फारित नेत्रों से युवती की तरफ देखा। उसे लग रहा था कि उसने युवती को कहीं देखा है, किंतु वह स्मरण नहीं कर पा रहा था। इस पर युवती ने मुस्कुराते हुए पूछा, हुजूर ने मुझे पहचाना नहीं? काजी ने अपनी स्मरण शक्ति पर जोर दिया, किंतु वह उस औरत को पहचानने में विफल रहा। इस पर उस युवती ने कहा, हुजूर, 8 महीने पहले इस युवक ने आपकी अदालत में मेरे विरुद्ध नालिश की थी। हुजूर ने भी मुझे व्यभिचारिणी मान मुझे इससे विवाह करने का हुक्मनामा सुनाया था। मैंने हुजूर से कुछ महीनों की मोहलत मांगी थी। आज यह युवक मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। मेरे शरीर के गोपनीय चिन्हों को स्मरण रखने वाला मेरे चेहरे को इतनी जल्दी कैसे भूल गया?
हुजूर, उस बांदी तथा खोजा से इनकी शिकायत करें, जिन्होंने इनकी नालिश पर हुजूर के हुक्म से मेरे शरीर की परीक्षा की थी। काजी ने बांदी और खोजा को बुलवाकर उनसे पूछा, तो उन्होंने युवती और युवक को पहचान युवती के कथन का समर्थन किया। इस पर लज्जित हो काजी ने कहा, मुझे प्रतिदिन सैकड़ों मामलों पर फैसला सुनाना पड़ता है, फिर मैं वृद्ध भी हो चला हूँ, अतः तुम्हें पहचानने की मेरी भूल स्वाभाविक है, किंतु मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इस व्यक्ति ने तुम्हारे शरीर के गोपन चिन्हों के बारे में कैसे जान लिया। इस पर उस युवती ने अपनी वृद्धा दासी की सोने की कुछ मुहरे की लालच में गद्दारी किए जाने की घटना को कह सुनाया। काजी ने दासी को उसी समय सिपाही भेज अदालत में बुलाया तो उसने डरते डरते सभी कुछ स्वीकार कर लिया। काजी ने जब क्रोधित हो युवक की तरफ देखा, वह थर थर काँप रहा था। काजी ने दांत भींचते हुए कहा, तुम्हें तो जिंदा गाड़कर कुत्तों से नुचवा देना चाहिए, किंतु मैं स्वयं को भी लज्जित महसूस कर रहा तुम्हारी चिकनी चपटी बातों में मैंने इस शरीफ जादी के साथ भी इंसाफी की है, अब तुम्हारे साथ इंसाफ सहसा ही करेंगे। काजी ने पूरे मामले को मुगल बादशाह शाहजहां के पास फैसले के लिए भेज दिया। दोनों की मुगल दरबार में पेशी हुई। युवती ने सारी घटना का वर्णन किया। बादशाह ने इंसाफ करने की प्रार्थना की। बादशाह ने वृंदा दासी से पूछताछ की तो उसने डरते डरते सही घटना बता दी। शाहजहां ने युवक से प्रश्न किया तो उसने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि वह उस औरत के प्रेम में पड़ गया था, पर उसकी अपेक्षा से वह उसे किसी भी तरह हासिल करने को कटिबद्ध हो गया था। उसने उस वृंदावादी को लालच दे उससे उस युवती के शरीर के गुप्त चिन्हों की जानकारी पा काजी को बहकाकर अपने पक्ष में फैसला करवा लिया था। वह युवती 8 महीने बाद अपना केश विन्यास बदला तथा दूसरे किस्म के कपड़े पहन अपने दोनों दासों की सहायता से उसे जबरदस्ती काजी की अदालत में ले गई। फिर उसने चोरी के मामले में उसे अभियुक्त ठहराना चाहा तो वह उसके बदले भैंस के चलते उसे पहचान नहीं पाया। वह अपने किए पर लज्जित था तथा बादशाह से माफ कर देने की आरजू कर रहा था। बादशाह ने गंभीर होकर कहा, एक शरीफ औरत को बदनामी के साथ साथ मानसिक कष्ट भी हुआ, उसकी क्षतिपूर्ति तो मैं स्वयं भी नहीं कर सकता, किंतु इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, अतः युवक और वृंदाबंदी को कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। बादशाह ने युवती की वृद्धि की तारीफ कर उसे पुरस्कृत किया। उसी दिन बादशाह के आदेश से दिल्ली के राजपथ पर उस युवक और उसकी सहयोगिनी वृंदाबंदी को कमर तक मिट्टी में गाड़ दिया गया, फिर तीर मारकर दोनों की हत्या कर दी गई। दोनों की मृतदेह 24 घंटे तक रास्ते पर पड़ी रही, जिससे कि राहगीर उन्हें देखकर शिक्षा ग्रहण करे। युवती द्वारा नाले पर दहला मारने की घटना भी दिल्ली में काफी दिनों तक चर्चित रही।